नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बजट सत्र यानी संसद का जो बजट सत्र है उसकी शुरुआत होते ही नरेंद्र मोदी अपने असली खेल पर उतर आए हैं। मोदी का असली खेल है मुद्दों से ध्यान भटकाना और हर बात में किसी भी तरह गांधी परिवार को घसीटकर बेबुनियाद आरोप लगाना। पहले सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी और बीजेपी के निशाने पर रहती थीं और उसके बाद राहुल गांधी को देश के सबसे बड़े विरोधी की तरह बीजेपी ने पेश करना शुरू कर दिया। और आज एक बार फिर मोदी ने सुबह राहुल गांधी को और शाम होते होते सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। मोदी को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की आपसी बातचीत से यह मौका मिला। पहले उस वीडियो को आइए देख लेते हैं जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आपस में बात कर रहे हैं। वहां माइक और कैमरे लगे हुए थे, लेकिन उसमें से कुछ बातें निकल के आती हैं और उस बात को लपकते हैं मोदी, उस बात को लपकती है बीजेपी और उसके बाद सोनिया गांधी को बदनाम करने की कोशिश शुरू हो गई। पहले इंग्लिश में सुन लीजिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी बातचीत क्या कर रहे हैं और उसके बाद हिंदी में क्या कुछ होता है, क्या कह रही हैं वो भी बताऊंगा और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा सोनिया गांधी कह क्या रही हैं। Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। आ रही है तो क्या करें? आ रही है। I'm going to leave you now. Volker, I wanted to tell you. नाइस साड़ी प्रियंका, नाइस साड़ी। दादी भाई जब आगे लोग दूसरे को नहीं जाएंगे। बहुत नाइस साड़ी है दादी तो मम्मी। What's that? We know son of chicken pox. Really? दरअसल राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण को बोरिंग कह रहे हैं। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से आपसी चर्चा में कहा कि उन्होंने लंबा भाषण दिया, यानी राष्ट्रपति ने लंबा भाषण दिया और वो आखिर में थकी लग रही थी। अंग्रेजी में हो रही इस बातचीत में आखिर में सोनिया गांधी ने कहा पुअर थिंग, जिसका मतलब होता है बेचारी। यह सीधे सीधे राष्ट्रपति मुर्मू की थकान पर सोनिया गांधी की सहानुभूति थी। पुअर थिंग, बेचारी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस बात को लपका और इसे एक आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान करार दिया। मोदी इतनी अंग्रेजी तो जानते ही होंगे, अगर वो नहीं जानते हैं तो उनके साथी, उनके ऑफिस पीएमओ ये तो जानता ही होगा कि पुअर थिंग का मतलब गरीब चीज नहीं होता, बल्कि किसी की तकलीफ देखकर भी उसे पुअर कहा जाता है। लेकिन उन्हें गांधी परिवार को निशाने पर लेना था तो इसमें उन्होंने सीधी बात का टेढ़ा मतलब ढूंढ निकाला। दरअसल इसमें नरेंद्र मोदी को अपना फायदा दिखा कि अब उन्हें विपक्ष के सवालों से बचने का मौका मिलेगा, इसलिए क्योंकि विपक्ष अब उन्हें घेरेगा। कहां कहां घेरेगा? उन्हें घेरेगा वहां जहां डॉक्टर अंबेडकर का अपमान हुआ था। विपक्ष उन्हें घेरेगा वहां जहां महाकुंभ में कितने लोग मारे गए यह पूछा जाएगा। विपक्ष उन्हें घेरेगा वहां जहां इस देश के गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, वंचितों के साथ अत्याचार हो रहा है, वहां घेरेगा विपक्ष। लेकिन इससे बचने के लिए नरेंद्र मोदी को यह जो पुअर थिंग है उसमें से बेचारी की जगह गरीब चीज, जी हां गरीब चीज, ये समझ में आया। आपको बता दूं कि आज से दोस्तों बजट सत्र शुरू हुआ है जो 4 अप्रैल तक चलेगा। कुल 27 बैठकें इस बजट सत्र में प्रस्तावित हैं और कल निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। लोकसभा में सीधे घटने के बाद जो सीधा जो लोकसभा में जो बातें आती रहीं वो घटनाओं के घटने के बाद सबसे बड़ी चीज है कि अब नरेंद्र मोदी जो हैं बतौर प्रधानमंत्री कमजोर हुए हैं। कमजोर कैसे हो गए? क्योंकि 240 सीटों पे आ गए हैं और इस बीच ट्रंप के अमेरिका से सत्ता संभालने के साथ ही जो वैश्विक हालात बने हैं उनका सामना भी करने की चुनौती नरेंद्र मोदी के सामने है। यानी भीतर और बाहर दोनों तरफ नरेंद्र मोदी चुनौतियों से घिरे हुए हैं और ऐसे में उन्हें फिर से संसद में विपक्ष का सामना करना होगा, ये बात वो जानते हैं। मोदी को पता है कि विपक्ष महाकुंभ में भगदड़ से लेकर अंबेडकर के अपमान और महंगाई, बेरोजगारी जैसी स्थायी समस्याओं पर उनसे जवाब मांगेगा। इसीलिए मोदी ने जवाब देने से बचने के लिए सोनिया गांधी को निशाने पर लिया और गांधी परिवार पर हमले के लिए राज परिवार शब्द का इस्तेमाल किया। जाहिर है
कि नरेंद्र मोदी इस बात को एक बेवजह विवाद में बदलना चाहते हैं। मोदी ने यह सिलसिला शुरू किया और अब पूरी बीजेपी सोनिया गांधी की आलोचना में उतर आई है, लग गई है। संविधान की दुहाई दी जा रही है। आदिवासी समुदाय के खिलाफ कांग्रेस को बताया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कल राहुल गांधी ने वंचित समाज दशा और दिशा कार्यक्रम में दिल्ली में जो भाषण दिया था, जिसके बारे में हम लोगों ने इसी न्यूज पॉइंट में, इसी समय, इसी वक्त, कल जिस भाषण की चर्चा हमने की थी, उस भाषण का अब हिसाब किताब बराबर करने में बीजेपी लग गई है, क्योंकि वहां से, उस मंच से राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, इस सरकार को, आरएसएस को खूब घेरा था। वैसे बीजेपी के हमलों का दो टूक जवाब प्रियंका गांधी ने दिया है। प्रियंका गांधी ने बताया है कि उनकी मां ने असल में क्या कहा, और जहां तक माफी की बात है तो प्रियंका ने बीजेपी से ही माफी की मांग कर दी है। आइए जरा सुनते हैं प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं और क्यों कह रही हैं कि बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। सुनिए जरा। My mother is a 78-year-old lady. She simply said that the president must have been tired reading such a long speech. Poor thing. I don't think she fully respects. In fact, she has the utmost respect for her. And I think it's very unfortunate that this kind of thing is twisted by the media. They are both respected people. They are older than us. They are a certain age now, and it's pretty clear that she means no disrespect. मैं बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि माफी मांगना चाहिए। बीजेपी माफी की मांग कर रही है। अरे जिस खाई में इन्होंने इस देश को डुबोया है, पहले उसके लिए माफी मांगे। तो जहां इन्होंने देश को डुबाया है, पहले उसके लिए माफी मांगे। इस मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी को घेरा है। उन्होंने ट्वीट किया है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट के जरिए सीधे सीधे बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को घेरा है। क्या कुछ कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस ट्वीट में, जरा देख लीजिए। लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान तो मोदी सरकार ने उसी दिन कर दिया था जब नई संसद के उद्घाटन समारोह में उन्हें नहीं बुलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व हमारे नेता कभी भी महामहिम राष्ट्रपति या किसी भी नागरिक का अपमान नहीं कर सकते हैं। यह हमारी संस्कृति नहीं है। लोकतंत्र के मंदिर और राम मंदिर दोनों से हमारी मौजूदा राष्ट्रपति और पिछले राष्ट्रपति जी को भाजपा ने ही जानबूझकर दूर रखा था। आज इकोनॉमिक सर्वे ने मोदी सरकार को सच्चाई का आईना दिखाया है। अर्थव्यवस्था की दुर्दशा, माफी चाहूंगा, अर्थव्यवस्था की दुर्दशा को दिखाने के लिए भाजपा नेता और मीडिया का एक अंश श्रीमती सोनिया गांधी जी के वाक्यांश को तोड़ मरोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महामहिम राष्ट्रपति के पद की मर्यादा का आदर किया है। यह बात लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और साफ साफ यहां सोनिया गांधी के जो वाक्यांश हैं उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। यह कह रहे हैं यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा सीधा बता दिया है कि आपने अपमान किया है, न कि हमने अपमान किया है। आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जिस टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने इतना हंगामा मचाया है, असल में सोनिया गांधी ने आधिकारिक तौर पर बयान दिया ही नहीं, वे तीनों आपस में चर्चा कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि केवल गांधी परिवार ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कुछ कहा हो। कांग्रेस के कई सांसदों ने इस पर सवाल उठाए, विपक्षी दलों के कई सांसदों ने सवाल उठाए, और आरजेडी सांसद मनोज झा ने तो बाकायदा यहां बाइट देकर अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा मनोज झा को सुनते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखना हमारी, मैं क्यों कोई अप्रिय बात कहूं, लेकिन मेरे मन में ख्याल आता है अब कि महामहिम को ये आजादी होनी चाहिए, परंपरा को त्यागते हुए वो कैबिनेट के नोट को ना पढ़ें, अपने मन की पीड़ा भी व्यक्त करें। क्या महामहिम को नहीं लग रहा होगा कि इस देश में आय की असमानता कितनी विकराल हो गई है, बेरोजगारी कितनी विकराल है, उसके लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। अब 700-800 नौकरियों के प्रमाण पत्र बांट करके, अब तो सरकार में आए थे 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष। अब सोचिए कि लोगों की जरूरत वो थी, मंदिर मस्जिद के साइज के लिए वोट नहीं दिया था। आज सामाजिक सौहार्द न्यूनतम स्तर पर है, इस पर कोई बात होती, लेकिन क्या करें, स्लोगनियरिंग रेटोरिक से पीड़ा लोगों की पता नहीं चलती। सर आफ्टर स्पीच तो सुन रहे थे आप यहां मनोज झा को, आरजेडी से सांसद हैं प्रोफेसर मनोज झा, अपनी बात रख रहे थे। अब जब इतने सारे सांसद राष्ट्रपति के भाषण पर टिप्पणी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्होंने केवल सरकार का लिखा हुआ भाषण पढ़ा, कोई मतलब की बात नहीं की, तब बीजेपी ने उन लोगों की टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? क्यों बीजेपी को केवल सोनिया गांधी की बात का बुरा लगा, वो भी जिस बात का बुरा नहीं लगना चाहिए?
वैसे लोकतंत्र में इस तरह बुरा लगने या लगाने से काम नहीं चलता है दोस्तों। अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो कुछ बातें सहनी भी पड़ती हैं, लेकिन मोदी और बीजेपी के बाकी नेता उनके खिलाफ हुई हर बात को देश विरोधी साजिश करार दे रहे हैं। आज सुबह संसद जाने से पहले नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों से यही कुछ कहा है। आप जानते हैं कि संसद की सत्र की जब शुरुआत होती है तो नरेंद्र मोदी 10 मिनट 12 मिनट तक पत्रकारों के सामने भाषण देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। उन्होंने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं करूंगा। सवालों का जवाब नहीं देते हैं, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। यहां अपने मन की बात, क्योंकि मन की बात वो करते हैं रेडियो के जरिए पूरे महीने, और जब संसद सत्र शुरुआत होती है तो प्रेस के बाकी मीडिया के कैमरे लगे होते हैं, माइक आईडी लगे होते हैं, और वहां पर नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं, प्रवचन देते हैं। आज प्रवचन देते हुए नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बातें कही हैं। 12 मिनट और 26 सेकंड का जो प्रवचन है नरेंद्र मोदी का, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा ये इसलिए सुनना जरूरी है क्योंकि नरेंद्र मोदी अपनी ही सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी पर। सुनिए जरा। तो आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों ने तो जरूर करनी चाहिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद एक पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे, और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी जो बात कह गए, क्या अपने ऊपर निशाना नहीं साध रहे थे? मोदी ने विदेशी शरारत और चिंगारी को हवा देने की बात कही तो सभी को समझ आ गया कि वो राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि मोदी से सवाल होने शुरू हो गए कि जब 10 सालों से आपको शरारत होने की खबर थी और लगातार हर सत्र के पहले ऐसी खबर आती थी कि विदेश में जाकर कोई देश के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा हो, चिंगारी लगा रहा हो बकौल नरेंद्र मोदी, तो अब आपने क्या किया? तब क्या किया? अब तक क्या किया? क्यों हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे आप? क्यों देश विरोधी विदेशी ताकतों पर कार्रवाई आपने नहीं की? क्यों आपने यूएपीए नरेंद्र मोदी जी आपने राहुल गांधी पर या ऐसे लोगों पर क्यों नहीं लगाए? क्या मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं? ऐसे सवालों में घिरे नरेंद्र मोदी को बजट सत्र में और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, यह तय है। अब उनसे बचने के लिए गांधी परिवार को निशाने पर लेने का जो तरीका नरेंद्र मोदी ने अपनाया है, क्या जनता उसे स्वीकार करेगी? क्या मोदी अपना बचाव कर पाएंगे? ये सारे सवाल हैं दोस्तों। इन सारे सवालों का जवाब आज ढूंढने की कोशिश करते हैं। शुरुआत होती है नरेंद्र मोदी के इस चिंगारी वाले भाषण से, मीडिया के सामने प्रवचन से, और उसके बाद सोनिया गांधी जो पुअर थिंग कहती हैं, और पुअर थिंग इसलिए कह रही हैं क्योंकि पढ़ा हुआ भाषण, लंबा भाषण, बेचारी थक गई होंगी। ये बात अगर कह रही हैं, एक महिला दूसरे महिला के बारे में ये बात कह रही है, वो भी आधिकारिक तौर पर नहीं, आपस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों बात कर रहे हैं वहां पर, और प्रियंका भी खड़ी हैं वहां, ये बात अगर होती है तो क्या ये गुनाह है? चलिए, अगर गुनाह है तब भी और नहीं है तब भी, इस पर चर्चा करते हैं। नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी को फंसाने के चक्कर में क्या बीजेपी फंस गई है? ये एक बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, और कैसे अपने ही खेल में फंसे हैं नरेंद्र मोदी, कैसे मोदी असली खेल जो मोदी का है वो सामने आ गया है, इन सब की तहकीकात करते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों को। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, अनिल सिन्हा जी हैं और सुनील शुक्ला जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, और जो
जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। सीधे शकील जी आपके पास आना चाहता हूं। सोनिया गांधी ने आखिर कह क्या दिया और उसके बाद से क्या सचमुच बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया है जिससे बजट सत्र में जिन सवालों का सामना करना होगा बीजेपी को, उन सवालों से बीजेपी खुद को बचा पाएगी? नरेंद्र मोदी नेता सदन बचा पाएंगे? देखिए राजीव जी, एक शेर है, वह बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वह बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। जी आवाज आ रही है हमारी? जी 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 बिल्कुल जी, तो वो एक शेर है कि वह बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वह बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। सोनिया गांधी ने कब कहा, क्या कहा, किससे कहा, उसका कोई मतलब नहीं है। सोनिया गांधी ने कह दिया पुअर थिंग। अरे ये आपसी बातचीत में ऐसी बातें तो लोग बहुत कुछ करते हैं। इन लोगों ने तो सार्वजनिक रूप से राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के लिए किचन में काम करती है जैसा शब्द बोल दिया था। प्रणब मुखर्जी के लिए नॉन सोनियाइट प्रेसिडेंट बोल दिया था, और उससे पहले के राष्ट्रपतियों के बारे में तो क्या क्या बोला कि झाड़ू लगाते हैं, ये भी बोल दिया था। संसद के उद्घाटन पे न बुलाकर, जैसा कि खड़गे जी ने कहा, सबसे पहला और सबसे बड़ा अपमान तो खुद मोदी सरकार ने किया था राष्ट्रपति जी का। ये जो बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, ये तो बड़ी सहानुभूति से बात कर रहे हैं कि इतना लंबा भाषण और उस लंबे भाषण में कुछ नहीं, अगर कोई कंटेंट होता है तो बोलने वाले को ही मजा आता है। तो उन्होंने कहा थक गई बेचारी, पुअर थिंग, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने कि किसी भी तरह राहुल को घेरो, सोनिया को घेरो, नेहरू को घेरो, इंदिरा गांधी को घेरो, इनमें ही सारी की सारी एनर्जी जो है देश के प्रधानमंत्री लगाते रहते हैं। उन्हें एनर्जी लगाना चाहिए देश के विकास में। कह रहे हैं कि साहब विदेश से कुछ आया नहीं। अरे विदेश से तो वहां से अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे लाखों लोगों को निकाल दिया। चीन हमारे घर में घुस के बैठा हुआ है। मुद्दे ये हैं। अरे इन लोगों ने तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में, राष्ट्रपति का अभिभाषण देते हुए वहां नारे लगाए हैं, वहां विरोध किया है। कांग्रेस ने, बाकी विपक्ष ने शांतिपूर्वक राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना। मतलब ये जो नॉन इशू है, उन सारे इश्यूज को इशू बनाने में बीजेपी को महारत हासिल है। मुख्य मुद्दा क्या था? कुंभ का। कुंभ के बारे में माफी मांगना थी। कांग्रेस की मांग थी कि इसके लिए शोक प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए, वो नहीं किया। तो कुंभ में से ध्यान हटाने के लिए, महंगाई से, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने सोनिया गांधी पे आरोप लगा दिया। और हद तो यह हो गई कि खुद राष्ट्रपति भवन से प्रेस नोट इशू हो गया। जी, राष्ट्रपति जी खुद ये भूल जाती हैं, अपने आप को खुद याद दिलवा रही हैं कि उन्होंने ही कहा था कि मैं खुद डरी हुई हूं। एक डरी हुई राष्ट्रपति के साथ सहानुभूति प्रकट करने का कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी को पूरा अधिकार है। डरी हुई राष्ट्रपति। हुआ क्या था उस मामले में? वेस्ट बंगाल के मामले में सीबीआई को केस सौंपा गया था और सीबीआई एक व्यक्ति को पकड़ पाई थी और उस व्यक्ति को भी इतना पुअर केस उसके बारे में बनाया था। वही पुअर शब्द का हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पुअर केस बनाया था कि उसे सिर्फ आजीवन कारावास की सजा हुई, जिसका आज बीजेपी विरोध कर रही है, खुद ममता बनर्जी विरोध कर रहे हैं। जी, तो आप जो है केवल कहने के लिए कुछ भी कहते हैं, करने के बारे में आपका कोई ध्यान नहीं है। जी, देखिए किसानों पर आज सबसे बड़ी बात थी, जो खड़गे जी ने कहा भी है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में उसमें बोलना चाहिए था, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं बोला। और जो सारा का सारा भाषण वो लग रहा था वाकई क्लास में कोई चीज, एकेडमिक चीज पढ़ाई जा रही। और प्रधानमंत्री जी ने जो उनका, उससे पहले वो मीडिया से बात करने के लिए होता है। संसद सत्र की शुरुआत ही प्रधानमंत्री के मीडिया से इंटरेक्शन के साथ होती है। जी, बरसों से परंपरा चली आ रही है। नेहरू करते थे, इंदिरा करती थी, वो बात नहीं कहेंगे। वो सवालों के जवाब देते थे,
लास्ट तक लास्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे, वो देते थे जवाब, वाजपेयी जी देते थे, और कम से कम नहीं तो 3-4 सवालों का, कई बार सवाल 6-7 भी हो जाते थे, लेकिन ये तो एक सवाल का जवाब भी नहीं देते। आते हैं, अपना लिखित वक्तव्य पढ़ते हैं और चले जाते हैं। देखिए, कल है बजट, सरकार के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, और इसलिए आज वो सारे मामले को सोनिया गांधी पे लेके आ गई है। लेकिन सोनिया गांधी पर मामला लाने से समस्या का कोई हल होने वाला नहीं है। आज संसद के अंदर सब जगह यही चर्चा थी कि सोनिया गांधी ने अगर कोई बाइट दी होती, सोनिया गांधी ने प्रेस के सवालों का जवाब दिया होता, राहुल ने कुछ कहा होता, तब तो कोई बात थी। एक बात आपको बताएं कि इन लोगों ने मतलब यहां तक कहा था कि हां, हम अमेरिका के एजेंट हैं। अमेरिका के एजेंट बनने की स्वीकारोक्ति इस कांग्रेस के विरोध में जो विपक्ष था वो कहता था, और यहां वो कह रहे हैं कि विदेश से कोई चिनगारी नहीं आई। अरे विदेश से कौन चिनगारी ला रहा था? किसने चिनगारी लाई है कभी? सिर्फ चीजों को डाइवर्ट करते रहना, उसके अलावा इस सरकार के पास अब कोई काम नहीं बचा है। कल बजट आएगा, सबसे बड़ी समस्या होगी कि घटती विकास दर, जीडीपी जो है वो बढ़ नहीं रही है। जीडीपी की जो थोड़ी बहुत सपोर्ट है वो किसानों की वजह से, खेती किसानी की वजह से, और उसकी वजह से जीडीपी थोड़ी सी थमी हुई है। उसी किसान को ये कुछ दे नहीं रहे हैं। खड़गे जी ने इसे बहुत अच्छा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि मैडम, किसानों पर तो कुछ बोलती, वो तो उन्होंने कुछ बोला नहीं है। तो आज जो है सोनिया गांधी को घेरने की इनकी जो कोशिश है वो एक मजाक है, उसमें कुछ भी हासिल इनको होने वाला नहीं है। राष्ट्रपति को एक मोहरा बना रहे हैं, राष्ट्रपति पद की गरिमा ये खुद कम कर रहे हैं। जब सबसे पहले इन्होंने राष्ट्रपति को एक विवाद में डाला, राष्ट्रपति जैसे उच्चस्थ पद को, सर्वोच्च पद से ये कहलवाया कि मैं खुद डरी हुई हूं, देश में इतने बलात्कार हो रहे हैं, इतनी बुरी हालतें, महिला सुरक्षा पे इतने गंभीर सवाल है। और ठीक है, अगर वेस्ट बंगाल के मामले में राष्ट्रपति मुर्मू जी डरी हुई थी तो राष्ट्रपति मुर्मू जी को यह भी इंश्योर करना चाहिए था कि उस मामले में पूरा न्याय हो। उस डॉक्टर लड़की का परिवार असंतुष्ट, वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी असंतुष्ट, केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा असंतुष्ट, और कौन था जिसने आरोप पत्र तैयार किया था? प्रोसिक्यूटर कौन था? प्रोसिक्यूटर था सीबीआई। मामला सीबीआई ने किया था, तो सीबीआई किसके अधीन आता है? केंद्र सरकार के। राष्ट्रपति जी ये सब नहीं बोलेंगी। कभी ये भी पूछ लेती है कि भाई, नई संसद का उद्घाटन हुआ था जिसमें मैं आज अभिभाषण देने आई हूं, उसके उद्घाटन पर मुझे क्यों नहीं बुलाया था आपने? खुद अपने पद की गरिमा को कम कर रहे हैं ये लोग, और सवाल उठाते हैं सोनिया गांधी पे, जिन्होंने हमेशा संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखा है। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत कुछ यहाँ संसद के इस सत्र में, उसकी शुरुआत आज से, आगाज आज से, और आगाज ऐसा है तो फिर अंत कैसा होगा? आप सब कई बार ये सेंटेंस को सुने होंगे, लेकिन यहाँ पर जो 4 अप्रैल तक जिस संसद के सत्र को चलना है, 27 बैठकें प्रस्तावित हैं इस संसद सत्र में, बजट सत्र में, और आज इकोनॉमिक बजट जो है वो पहले पेश हुआ है, लेकिन उससे कल पूर्ण बजट पेश होगा। लेकिन उससे पहले जो कुछ आज संसद की शुरुआत, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरारती तत्व, विदेशी चिंगारी, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे कि 10 साल में पहली बार, जब 11वें साल में वो आए हैं तो पहली बार वो देख रहे हैं कि चारों तरफ शांति है, खामोशी है। क्या ये नरेंद्र मोदी के कमजोर होने का असर है? ये भी पूछा जा सकता है, सोचा जा सकता है। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं और आपके पास ही आना चाहता हूं। प्रशांत जी, सुने होंगे आप भी सुबह नरेंद्र मोदी का भाषण, प्रवचन, और उसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आपस में बात कर रहे हैं। आइए जरा एक बार फिर सुना देते हैं, नहीं सुने होंगे तो दोबारा सुन लीजिए। जो साथी बाद में जुड़े हैं उनको भी अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेट भी करके बता दूंगा कि आखिर चल क्या रहा था, लेकिन पहले अंग्रेजी में चल क्या रहा है वो सुन लीजिए। आपको साफ समझ में आएगा कि यहां मीडिया से कन्वर्सेशन नहीं है, मीडिया से कोई बातचीत नहीं है, लेकिन सब कुछ यहां मीडिया के सामने है। सुनिए जरा सोनिया गांधी कह क्या रही हैं राहुल गांधी से चर्चा में। False promise. Boring. No comment. No,
poorly. The president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। आ रही है गाड़ी? तो क्या करें? आ रही है। I'm going to leave you. Volker, I wanted to tell you. नाइस साड़ी प्रियंका, नाइस साड़ी। Daddy is daddy. भाई जब आगे लोग दूसरे को नहीं जाएंगे। तो सुना आपने यहां पर राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण को बोरिंग कह रहे हैं और सोनिया गांधी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से आपसी चर्चा में कहा कि उन्होंने लंबा भाषण दिया और वो आखिर में थकी लग रही थी। अंग्रेजी में ये वार्तालाप इन लोगों के बीच, और इस बातचीत में आखिर में सोनिया गांधी ने कहा पुअर थिंग, जिसका मतलब है बेचारी। एक महिला दूसरी महिला राष्ट्रपति के लिए कह रही हैं और यह सीधे सीधे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की थकान पर सोनिया गांधी की सहानुभूति थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस बात को किस ढंग से लपका और इसे एक आदिवासी राष्ट्रपति महिला का अपमान करार दिया और यहीं से कहानी जो है उसको बनाने और बदलने की कोशिश हो रही है। प्रशांत टंडन जी क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, ये जो अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का, ये कैबिनेट का लिखा हुआ भाषण होता है। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होती है। इससे भी कड़े शब्द कहे जाएंगे सदन के अंदर। दोनों सदनों में भरी भरी आलोचना होगी, उनके हर वाक्य की आलोचना होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण की आलोचना करना कोई ब्लास्फेमी नहीं है, और ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है और ये लाइटर वीन में कही गई बात है और उसको लेकर पतंगर बना रहे हैं आप। अगर इतना मोदी सरकार और सारे लोग, बेसिक मुद्दा क्या है राजीव जी? बेसिक मुद्दा यह है कि इतना ढिंढोरा पीटने के बाद, हजारों करोड़ रुपए स्वाहा करने के बाद, अगर आप तीर्थ यात्रियों की जान नहीं बचा सके, वहां पे सरकार के आंकड़े के हिसाब से 30 लोग मर गए, जो इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं उनके हिसाब से संख्या बहुत ज्यादा है। इतने लोग कैसे मर गए? कौन वीआईपी थे जो इतने बड़े स्नान के पहले 48 घंटे पहले वहां गए थे और उनकी वजह से व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई? ये सवाल है। देश के बेकसूर नागरिक अगर मारे जाएं भगदड़ में सरकार की बद इंतजामी से, और इतना ढिंढोरा पीटने के बाद कि कोई मुख्यमंत्री वहां पे उसको अपना राजनीतिक आयोजन बना रहा था, अपनी ब्रांड बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा था, और प्रशासन का शासन का ध्यान वहां पे लोगों की जान बचाने में नहीं था। कितनी कहानियां और कितने पत्रकारों की स्टोरीज आ रही हैं जो देखी जा रही हैं कि कितना खराब इंतजाम वहां पे था। और दूसरी बात कि किसने एक विदेशी कंपनी को लगाया? इस देश में कुंभ लगातार हो रहे हैं और अमूमन बिना हादसे के होते हैं। किसने लगाया? हमारे अधिकारियों के पास बहुत तजुर्बा है कुंभ को मैनेज करने का, लेकिन अगर उनको डिस्टर्ब किया जाएगा वीआईपी मूवमेंट के दौरान, उनके ऊपर कोई विदेशी कंपनी बिठा दी जाएगी, इसकी जांच होनी चाहिए जी। ये जांच आदेश दे दिए गए अगर जुडिशियल इंक्वायरी के, ये भी जांच के दायरे में आना चाहिए कि वीआईपी कौन थे, कैसे वर्क फ्लो डिस्टर्ब हुआ, ये विदेशी कंपनी किसने लगवाई वहां पे, उसको कितना पैसा दिया गया, वो विदेशी कंपनी के अधिकार क्षेत्र क्या क्या थे, उसका कुंभ जैसे आयोजन करने का पिछला अनुभव क्या है। वो अकाउंटिंग कंपनी है राजीव जी, जी वो अकाउंटिंग कंपनी को कुंभ के मैनेजमेंट में क्यों लगाया गया? किसने लगाया? मूल सवाल यह है। इधर उधर आप घुमाए नहीं लोगों को ये सरकार। और दूसरी बात, जो आज एक आर्थिक सर्वेक्षण आया है वो देश के लिए चिंता की बात है। पिछले आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था, ये प्रोजेक्शन किया गया था
कि 7% ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई थी। अब आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है 6.4 ग्रोथ रेट जीडीपी की। कितनी बड़ी विफलता है। कौन सी आपदा आ गई थी कोविड जैसी? अभी कोई आपदा नहीं थी। ये इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है, सरकार की विफलता है। सही कह रहे थे शकील जी कि अगर वो कृषि क्षेत्र में अगर उत्पाद नहीं हुआ होता, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ होता, तो ये और बुरा होगा जी। और ये आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है कि अगर 8% की ग्रोथ आपको चाहिए तो हर साल 85 लाख नौकरियां देनी पड़ेंगी। कहां है 85 लाख नौकरियां? कैसे इन्फ्लेशन को कम करेंगे? और ये 6.4 का जो ग्रोथ रेट है, ये तो अभी प्रोजेक्टेड है। अभी अमेरिका से क्या आने वाला है, जिस विदेशी हरकत की बात वो कर रहे हैं। ट्रम्प बार बार कह रहा है कि मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा जी। डॉलर के खिलाफ रुपया कैसे कम करेंगे आप? रुपए की कीमत को कैसे संभालेंगे? 86 रुपए 87 रुपए डॉलर चल रहा है अगर, तो कैसे संभालेंगे आप? तो ये मुख्य सवाल हैं कि आर्थिक ग्रोथ रेट आप कहां से लाएंगे, नौकरियां कहां से देंगे। अब प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग नीचे गई है, लोगों के अंदर क्रय शक्ति की कमी आई है, चारों तरफ इकोनॉमिक बदहाली है। वो सोनिया गांधी के 30 सेकंड के साउंड बाइट से उसका आंसर नहीं आ रहा है। और नरेंद्र मोदी तो कम से कम ये सवाल ना उठाएं जो कि कांग्रेस की विधवा और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये सब कुछ तो वो पब्लिक मीटिंग से कह चुके हैं। भाषा की मर्यादा कितनी नीचे जा सकती है वो तो आप सबके सामने उदाहरण है। इसी 2024 के चुनाव में किस तरीके के भाषण दिए गए हैं। तो मुख्य सवाल आर्थिक है, मुख्य सवाल चीन के साथ जो संबंध है वो चुनौती है कि चीन कितना अंदर घुसा हुआ है, चीन की चुनौती कितनी बड़ी है, आर्थिक चुनौती, उसके बारे में भी आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है जी। सरकार की योजना क्या है, सरकार क्या करने जा रही है, कल बजट में हम देखेंगे अगर बजट में ये सब चीजों के अगर एड्रेस होती है। लेकिन पिछले आर्थिक सर्वेक्षण से और ये बजट पूरा ईयर निकल गया, ये आर्थिक सर्वेक्षण कम करके क्यों बता रहा है? इसका मतलब है कि आप एग्जाम में फेल हो गए हैं और बुरी तरह फेल हुए हैं। कि आप कह रहे थे विकसित भारत 8% की ग्रोथ चाहिए, विकसित भारत को 6.4, इतना अंतर होता है। तमाम और चीजों की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूं कि जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक्ट है उसका पालन कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। सबसे बुरा ट्रैक रिकॉर्ड है जब से वो कानून बना है, जो बजट घाटा है और जो अनकवर्ड बजट घाटा है। तो तमाम एरियाज में सरकार की विफलता है। और ये राष्ट्रपति का अभिभाषण मैंने भी सुना, उसके बारे में पढ़ा, वो आपने कैबिनेट से उनको पास करा के दे दिया और दिल्ली के इलेक्शन का प्रचार था वो तो 8 बार तो उन्होंने मिडिल क्लास कहा। किसके लिए कहा मिडिल क्लास? दिल्ली के इलेक्शन के लिए कहा है ना मिडिल क्लास जी। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण को आप, वो एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट होता है, वो कैबिनेट पास करती है। और अभी हम जब इसी प्रोग्राम में राजीव जी, जब संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होगी, तो हम देखेंगे कि इस अभिभाषण पे उनके शब्द काटने का भी अमेंडमेंट आते हैं, पैराग्राफ खत्म करने के अमेंडमेंट आते हैं, संशोधन आते हैं, आलोचना होती है। इससे कड़े शब्द कहे जाएंगे संसद में। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। संसद में अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आएगा उस पर भी अभी चर्चा होगी और इन सब के बीच कल बजट पेश होगा।
आम बजट और उस आम बजट से पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण आज आया है उसमें इकोनॉमिक सर्वे जो है वो सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में यहां बात कर रहे थे प्रशांत टंडन जी। पूरा खुलकर यहां पर देश की जो आर्थिक दशा दिशा है वो रख दिया गया है और इसमें देश पीछे जा रहा है, पिछड़ रहा है, वो उस आर्थिक सर्वेक्षण से समझ में आ रहा है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी फिर भी उस हवाई बातें जो कर रहे हैं उन बातों को ही आगे बढ़ाते रहेंगे? क्या बीजेपी उसी हिसाब से राजनीति करती रहेगी और देश उसी हिसाब से चलाने की कोशिश करती रहेगी? और जिसमें ऐसे मुद्दों को लाकर जहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वो भी राष्ट्रपति इतना लंबा भाषण देकर थक गई हैं और उस पर अपनी बात रख रहे हैं, उस बात को पकड़ के आगे बढ़ाने की कोशिश होती रहेगी। क्या इन सब के जरिए देश की सियासत को तो आप चमका लेंगे, लेकिन ये जो मिडिल क्लास और गरीबों की बात आप कर रहे थे उनको कितना आगे बढ़ाएंगे, ये एक बड़ा सवाल उठता है। आना चाहता हूं जल्दी से सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, कैसे आप देखते हैं यहां एक अभी तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बात हो रही थी, सोनिया गांधी का नाम पिछले कई दिनों से नहीं आया था, महीनों से, लेकिन अब बीजेपी की सियासत में जब आज से 5-7 दिन बाद, ठीक 5 दिन बाद, 7 दिन भी नहीं, 5वें दिन अगर दिल्ली में चुनाव है, वोटिंग है, उससे पहले सोनिया गांधी के नाम को लाकर क्या बेनिफिट मिलता हुआ नजर आता है यहां बीजेपी को? धन्यवाद राजीव जी। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को कांग्रेस के इस नेतृत्व से अलग नहीं कर सकती, वो हमेशा अपने उसको टारगेट पर रखेगी। उनको यह पता है कि इस सरकार के खिलाफ अगर कोई पार्टी या कोई नेता या नेतृत्व कोई राजनीतिक माहौल इस देश में बना सकता है या बना रहा है या तेजी से बना चुका है तो वह केवल गांधी परिवार है। सोनिया गांधी के खिलाफ ये कोई बात नहीं कर पाते थे, कभी भी सोनिया गांधी को अविश्वसनीय नहीं बना पाए, सोनिया गांधी के ऊपर कभी इस तरह कोई गंभीर आरोप नहीं लगा पाए। कोई बहुत कोशिश किया उन्होंने उनकी इमेज को खराब करने की, लेकिन वह अपने पूरे कद काठी के साथ, अपने राजनीतिक कौशल के साथ उन्होंने कांग्रेस को बढ़ाने की कोशिश की और अपने जनाधार को वापस लाने की कोशिश की। सवाल इस बात का है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि उनकी आपसी बातचीत है। अगर आप मीडिया की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी के 3 नेता, वरिष्ठ नेता और अगली पंक्ति के नेता कोई बातचीत कर रहे हैं तो उसको निजी बातचीत नहीं कही जा सकती। सवाल इस बात का है, लेकिन उस बातचीत में ऐसी कोई बात कही ही नहीं गई जिसको लेकर कोई आपत्ति की जाए। क्या राष्ट्रपति का अभिभाषण कोई इतना पवित्र ग्रंथ है कि जिस पर कोई चर्चा नहीं होगी? वो जो वक्तव्य है उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं होगी? किस बात के लिए फिर टिप्पणी वो भाषण दिया गया? कोई इस देश के संसद में होने वाली कोई भी घटना ऐसी हो सकती है इस पर चर्चा नहीं हो सकती, उसे विपक्ष उस पर ऊपर टिप्पणी नहीं करेगा। ये कब से आ गया? प्रधानमंत्री जी आज संसद में प्रवेश के पहले अगर 2 शब्द भी कुंभ में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त कर दिए होते तो शायद ज्यादा संवेदनशील नजर आते। अगर वो उस बात की जिम्मेदारी लेते हुए आते कि सरकार हमारी सरकार से, हमारे पार्टी की सरकार से कोई ना कोई विफलता हमारे सामने आई है जिसके कारण दुर्घटना घटी, तो शायद ज्यादा संवेदनशील नजर आते। उसकी चर्चा भी उन्होंने करना नहीं महसूस किया। और जब आप इतनी बड़ी घटना को, जो लोग अपने धार्मिक कार्यों के लिए आए थे उनको सुरक्षा देने में विफल रहने वाली सरकार के मुखिया, उस पार्टी के सबसे बड़े नेता, अगर उनके प्रति कोई वक्तव्य नहीं देते तो वह संवेदना के सवाल को कैसे उठा सकते हैं? सवाल इस बात का है कि और राष्ट्रपति जी का सम्मान बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कब किया? चाहे वर्तमान राष्ट्रपति जी का, चाहे उसके पहले के राष्ट्रपति जी का। संसद भवन का जब शिलान्यास हुआ, क्या उस समय राष्ट्रपति वहां मौजूद थे? क्या राष्ट्रपति के बगैर संसद की कल्पना की जा सकती है? जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो वर्तमान राष्ट्रपति को उसको आमंत्रित किया गया। यह जो सरकार होती है वो तो राष्ट्रपति की होती है, किसी प्रधानमंत्री की सरकार नहीं होती, वो किसी पार्टी की सरकार नहीं होती। संवैधानिक परिभाषा में यह सरकार राष्ट्रपति की होती है। और जो सरकार का प्रमुख है, जिसके बगैर सरकार की कल्पना नहीं की, वो कहती है अपने संबोधन में कि मेरी सरकार, राष्ट्रपति अपने हर संबोधन में इस बात को कहता है। अब उस राष्ट्रपति को आपने संसद को उद्घाटन में नहीं बुलाया और आप कहते हैं कि नहीं, मैंने बड़ा असम्मान कर दिया, कांग्रेस ने अपमान कर दिया। कांग्रेस ने या कांग्रेस के नेता ने, संसदीय दल के नेता ने तो केवल टिप्पणी की कि वो अपने भाषण को पूरा नहीं पढ़ पाए। कांग्रेस के विपक्ष के नेता और कांग्रेस के नेता ने कहा कि वो बोरिंग था।
ये इतना भी अधिकार नहीं उनको करने का। वो क्या करेंगे? आपका यशोगान गाएंगे? आप केवल ये कहते रहे कि नहीं नहीं जो आप कर रहे हो भूतो न भविष्यति। तो फिर विपक्ष किस बात का? तो किस बात के लिए विपक्ष में बैठे हुए हैं वो? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि सरकार की विफलताओं को, सरकार की कमियों को, सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के में जो कमियां हैं उसका उल्लेख करें, वो जो अर्थव्यवस्था इस देश की प्रभावित हो रही है उसका उल्लेख करें? देश तो उनसे ही अपेक्षा करता है। विपक्ष के नेता ये काम किया। और इसको लेकर आप अगर इन सोनिया गांधी के इस वक्तव्य को लेकर के आप अपनी आर्थिक विफलताओं को छिपाना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। क्योंकि आर्थिक विफलता ऐसी है जिसको हर व्यक्ति महसूस करता है। अगर उसको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, हर व्यक्ति के जीवन में उसका असर पड़ रहा है। अगर उसकी क्रय शक्ति घटी है तो पूरे बाजार में उसका असर दिखाई पड़ रहा है, प्रति व्यक्ति के जीवन में दिखाई पड़ रहा है कि वो आवश्यक वस्तुओं की खरीद करने में संकोच कर रहा है। वह अपने आपात स्थितियों में खर्चे को व्यवस्था के कारण ढेर सारी चीजों पर पैसा व्यय नहीं करना चाहता। बाजार में मांग नहीं दिखाई पड़ रही है, उत्पादन के क्षेत्र में लगातार गिरावट चली जा रही है। तो यह अर्थव्यवस्था तो एक ऐसी चीज है जिसके असर से कोई बच नहीं सकता। और आप उस असर से लोगों को ध्यान हटाने के लिए अगर आप सोनिया गांधी के इस 3 सेकंड के वक्तव्य को अगर आप निर्भर रहना चाहेंगे तो संभव नहीं है। अगर आप इस वक्तव्य पर सोनिया गांधी के बयान को देकर के कुंभ के अपनी विफलताओं को आप छिपा लेंगे, वो संभव नहीं है। चर्चा उसी की होगी, जवाबदेही आपके उसी की होगी। कांग्रेस के इस नेता के बयान से आप अपनी राजनीतिक विफलताओं को छिपा नहीं पाएंगे। दिल्ली के चुनाव में भी उनकी चर्चा होगी। जिन चीजों से आप बचना चाहते हैं कि आप 5 बार और 8 बार और 10 बार मध्यम वर्ग का नाम ले लें आर्थिक सर्वेक्षण में, तो आप मध्यम वर्ग से संतुष्ट हो जाएगा, ये संभव नहीं है। ये कतई संभव नहीं है। क्योंकि मध्यम वर्ग जिन समस्याओं का सामना कर रहा है वो उसके सामने है, पूरे समाज के सामने है, सब इसको महसूस कर रहे हैं। और अगर आप ये बात कर रहे हैं कि विपक्ष विदेश से कोई हट नहीं है, विपक्ष क्यों नहीं आई? राष्ट्रपति, यूएस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने तमाम दावों के बावजूद भारत के प्रधानमंत्री को तो अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित नहीं किया। क्या चर्चा नहीं होने वाली है? जो देश अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का होने का दावा कर रहा था, वो करता रहा है, वो क्या उस ऐसे देश की उपेक्षा कर सकता है अमेरिका? संभव है ये। यानी कि आपके द्वारा किए जा रहे दावों के प्रति और आपके अपने राजनीतिक अहमियत के लिए की जा रही घोषणाओं को लेकर के वो देश बहुत संवेदनशील नहीं था, बहुत नहीं दे रहा था। आप उसका भी ध्यान दीजिए, आप उसकी भी बात कीजिए। विदेश नीति की जो विफलताएं हैं, क्या वह उससे सरकार बच सकती है? आज के भारत देश के पड़ोस में आप कहते थे कि नेबर फर्स्ट, क्या स्थिति हो गई? कौन सा ऐसा आपका पड़ोसी है जिसके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध हो? कौन सा विदेश व्यापार, किस देश के साथ आपका विदेश व्यापार है बहुत अच्छा है, जिसके लगे कि निरंतर आपकी मांग बढ़ती चली जा रही है और आपका निर्यात जो है वो बढ़ता चला जा रहा है? तमाम सवाल ऐसे हैं और प्रधानमंत्री के प्रारंभिक वक्तव्यों से इसी बात की अपेक्षा की जाती है। आज देश का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हो रहा था। आर्थिक सर्वेक्षण भी एक गोपनीय एक डॉक्यूमेंट है, उसकी घोषणा केवल संसद में आकर रखी जाती है। तो संसद में आकर रखी जाएगी, वो आर्थिक सर्वेक्षण से चर्चा नहीं करेंगे आप, उसका आलोचना नहीं होगी, विपक्ष का नेता उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा, उसको प्रस्तुत करने की शैली को लेकर के विपक्ष के नेता अपनी बात नहीं कहेगा और आप इसको कहेंगे कि राष्ट्रपति जी का अपमान हो गया। राष्ट्रपति के द्वारा कही गई बातों को या राष्ट्रपति के द्वारा जिस तरीके से बातें कही गई, अगर उसकी आलोचना नहीं होगी तो किसकी आलोचना होगी? तथ्यों की आलोचना होगी और प्रस्तुत करने की शैली की आलोचना होगी। और ये दोनों बातों को लेकर के अगर आप कांग्रेस पर हमला होना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसका असर कोई लोगों के ऊपर पड़ने वाला है। आप सरकार की सोनिया गांधी के बयान को लेकर के अपनी विफलताओं को से लोगों का ध्यान हटाने की एक नाकाम कोशिश मात्र है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, एक नाकाम कोशिश मात्र है, क्योंकि एक लंबा बजट सत्र है और इस सत्र में सरकार घिर सकती है, ये तय मानिए। जरा अनिल सिन्हा जी आपके पास आना चाहता हूं। अनिल जी, कैसे देखते हैं आप आज आगाज ऐसा, तो अंजाम क्या होगा? नहीं, मुझको लेकिन लग रहा है ये कि उन्होंने खुद को फंसा लिया खुद ही। अब ये जो राष्ट्रपति की जो के अपमान का मामला है, उन्होंने जो बात दबी हुई थी
अब ये चर्चा तो आ गई ना, और आएगी ही कि किस तरह से उन्होंने अपमानित किया दोनों राष्ट्रपतियों को अपने कार्यकाल में, तो वो सब चर्चा आ गई। और इससे ज्यादा वो इसमें तो शब्द है जिसका मतलब अर्थ वो निकाल रहे हैं जो अर्थ है नहीं, लेकिन वहां तो कॉन्क्रीट में उन्होंने जो अपमान किया हुआ है, उन्होंने जिस तरह से उनको नेग्लेक्ट किया और उनको जिस तरह से उनको सम्मान देना था नहीं दिया, और जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनके साथ जो किया गया वो तो आप देख ही रहे हैं। क्या कि उनको एक कमीशन का, वन नेशन वन इलेक्शन कमीशन का चेयर का रिपोर्ट बनाने का काम सौंप दिया, जो कि इतिहास में कभी हुआ नहीं। तो जो इंस्टीट्यूशंस देखिए, इसमें इंस्टीट्यूशंस जिस तरह से राष्ट्रपति को रिएक्ट किया, इस तरह से राष्ट्रपति कभी रिएक्ट नहीं करती है। मतलब उसका जो ये है राष्ट्रपति का जो कार्यालय है वो इन चीजों पर रिएक्ट नहीं करता, ये डिग्निटी रही है उनको। मतलब ये कमेंट्स वगैरह पर तो किसी को कमेंट करते हुए आज तक हमने, मतलब मेरी जहां तक याददाश्त काम करती है, किसी राष्ट्रपति ने कहीं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर, और वो भी जो संसद में भी की गई टिप्पणियों के खिलाफ वो नहीं रिएक्ट करने का रिवाज नहीं है, और उन्होंने पर्सनल लेवल पर रिएक्ट किया। ये एक बहुत बड़ी मतलब जो अवमूल्यन है। जिस तरह से आप राजीव कुमार का देखिए लेटर्स आ रहा है, और ये तो इसका मतलब ये है क्या कि ये इंस्टीट्यूशंस अब जो है काम कर रहे हैं। ये बात तय है कि जो कैबिनेट का अप्रूव्ड जो है अभिभाषण वही पढ़ा जाता है, राष्ट्रपति संसद में कोई अपनी तरफ से कोई बात नहीं करती है। और ये अब तो बीच बीच में डिमांड भी होने लगा है कि भाई नहीं, और अगर उनको नहीं अगर मंजूर है तो वो लौटाता है राष्ट्रपति का कार्यालय कि इसमें जो है हम इस तरह से संशोधन चाहते हैं, लेकिन अप्रूवल के बाद ही उनको करना है। तो वो तो जो सरकार राष्ट्रपति के खिलाफ जो भी वो वक्तव्य ऐसे भी है वो एक तरह से कमेंट है गवर्नमेंट पे। और दूसरा ये तो एक बुजुर्ग महिला के बारे में एक बुजुर्ग दूसरी महिला ने जो प्रियंका गांधी ने कहा, उसका कमेंट है कि वो थकी हुई थी, तो थकी हुई लग रही थी या थक गई थी। तो ये इसमें तो और बल्कि एक सिंपैथी झलकती है जिसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश। लेकिन सबसे जो डेंजरस उन्होंने जो प्रधानमंत्री ने जो अपने मीडिया संबोधन कहिए आप, मन की बात और ये संसद के पूर्व ये शुरुआत में मीडिया संबोधन का जो उन्होंने रिवाज चलाया, मतलब उस तरीका अपनाया है जो संवाद नहीं है मीडिया संबोधन, तो उस संबोधन में उन्होंने बहुत ही बेजा बात कही है। ये स्टार्ट से ही और हर एक में वो ऐसा करते रहे हैं कि पहले ही वो विपक्ष के बारे में करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करेंगे, वो ऐसा करते रहे हैं, इस बार ऐसा नहीं किया। इस बार उन्होंने कहा, ये ध्यान भटकाने के लिए जो आपने कहा वो सही है, क्योंकि जो अमेरिका में जिस तरह से अमेरिका हमारे पीछे लगा हुआ है इमिग्रेंट्स के मामले पर, वहाँ का जो जाने वाला है वो सारे इश्यूज पे, और उसने जो बातचीत की तो उसने जो क्लैरिफिकेशन दिया ट्रंप के का, ये मतलब व्हाइट हाउस ने, उसमें क्लियर है कि वो बता रहे हैं कि इंडिया अमेरिका के पक्ष में काम अगर नहीं करता है हिंदुस्तान भारत, तो वो जो है उसको भोगना होगा। और वो तो खुली चुनौती दिया हुआ है। और अभी जो सर्वे अभी जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें तो 5 गुना हमसे उनकी इकोनॉमी बढ़ी है, इसकी क्या कहते हैं चाइना की, ये बात। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम कहाँ पहुंच गए हैं और हम क्या कर रहे हैं। देखिए बड़ी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। वो डीप सीक जो है करके अमेरिका को चुनौती दे रहा है चाइना, और आप जो है आप यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं। डुबकी लगाने वालों का भी सही इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं उनका, और हजारों करोड़ रुपया खर्च करके जो प्रशांत जी ने कहा उसका आपने उनकी सुरक्षा नहीं की, तो वो तो खुद गिर गए हैं। और ये स्टेटमेंट उनका वैसा ही है जैसा स्टेटमेंट था कि कोई घुसा है नहीं घुसा है, कोई घुसा क्या वो जो कहा था चीन के बारे में, उसी टाइप का स्टेटमेंट है। इस बार बाहर से चिनगारी नहीं आई। अरे चिनगारी तो ट्रंप लगा रहे लागातार भाई। और आप देखिए देश का कि सबसे लाडला इनका जो ये उद्योगपति है नंबर 2 या 1 जो भी कहिए अमीर आदमी, वो जो है आरती संग्रह बेच रहा है गीता प्रेस का। 1 करोड़ उसने ये स्पॉन्सर किया है वो छपा करके गीता प्रेस का अडानी ने।
और उसके बाद वो इस्कॉन का वो के ये में पंडाल में फूड बांट रहा है। अब आप सोच लीजिए कि कहाँ है वो जो है चुनौती दे रहा है डीप सीक बना करके। और हम जो है जो आईटी सेक्टर में अभी भी जो सर्विस एक्सपोर्ट्स है हमारा बहुत हाई है, 4 पॉइंट समथिंग है ग्लोबल लेवल पे। और वो आईटी को आपने वो रिसर्च का मौका नहीं दिया और उसके लिए सुविधाएं नहीं इकट्ठा की, जिससे कि वो जो है डीप सीक या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करे। देश कहाँ जा रहा है और उससे ध्यान भटकाने के लिए और सबसे जो है ओछापन जो है, हमको लग रहा है कि 10 इयर्स में जरा भी ग्रेस जो है, पर जिस तरह से वो आज भी उन्होंने कहा कि कोई बाहर से चिंगारी नहीं आई और बाद में उन्होंने जो रॉयल फैमिली राज परिवार करके आक्रमण किया और पूरा बीजेपी पीछे लग गया सोनिया गांधी के। ये समझ लीजिए कि ये बताता है कि जो इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे तो है ही, पॉलिटिक्स का लेवल जो प्रधानमंत्री के लेवल पर कितना गिर गया है कि उनके पास कहने के लिए बजट सत्र है। सामने अमेरिका में राष्ट्रपति का अलग नया राष्ट्रपति आया है। दुनिया क्या चुनौती, उस चुनौती से लड़ने की कोशिश में है और आपके पास कोई कहने के लिए कुछ नहीं है। और आप 2 बार फोन करते हैं और आपका क्या रिस्पॉन्स आया वो तो आ गया व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट में। तो देश को जो इंस्टीट्यूशन के लेवल पे और लीडरशिप के लेवल पे जो नीचे गिराने का काम है वही दिखाई दे रहा है ये सारे उपक्रम में। और ये जो सारा उनका है, और ये हमको लगे अभी तो उसका आया मतलब खड़गे और इन लोगों का आया है, अभी तो राहुल गांधी का जो डिटेल रिस्पॉन्स जब आएगा सभाओं में और वो में, तब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से उसको लेते हैं। लेकिन ये फिर फंस गए खुद ही। उनका हमको लग रहा है कि उनके सलाहकार जो है वो बहुत ही गलत ढंग से उनको सलाह दे रहे हैं। जो भी उनका मीडिया मैनेजमेंट कर रहा है वो बहुत पुअर किस्म का है। वो वही सब ओछे किस्म की ये कर सकता है चीजों को। अब अनिल जी आप भी पुअर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पुअर का अर्थ जो है आपको पता है कि बहुत अंग्रेजी में या किसी भी जगह कहता है बेचारा गरीब। इसका मतलब थोड़े कह रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है। गरीब कहता है गरीब आदमी। गरीब आदमी का अर्थ सिर्फ वो नहीं है जो पैदल जो दिमाग से होना है उसके, या थका होना है, या हमको तो लग रहा है कि उनके बारे में पुअर शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। उनका जो नेतृत्व है उसके बारे में कि कितना पुअर जो है उनका है, मतलब उनकी समझ कितनी पुअर है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन राष्ट्रपति सचिवालय से जो राष्ट्रपति भवन से जो प्रतिक्रिया आई है वो भी मज़ेदार है। मैं सुनाता हूँ छोटा सा हिस्सा। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति किसी भी समय थकी हुई नहीं थी। वास्तव में उनका मानना है कि हाशिए पर पड़े समुदायों, महिलाओं और किसानों के लिए बोलना, जैसा कि वो अपने संबोधन के दौरान कर रही थी, कभी भी थकाऊ नहीं हो सकता है। नेताओं ने गलत धारणा बनाई क्योंकि वे शायद हिंदी जैसी भारतीय भाषाओं के मुहावरे और प्रवचन से परिचित नहीं हैं। ये जो आखिरी सेंटेंस है ये सोनिया गांधी के लिए राष्ट्रपति भवन से लिखा जा रहा है कि नेताओं ने गलत धारणा बनाई क्योंकि वे शायद हिंदी जैसी भारतीय भाषाओं के मुहावरों और प्रवचन से परिचित नहीं हैं। भाई अंग्रेजी तो आप भी जानते होंगे, वो हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं, चलिए वो परिचित नहीं है, लेकिन वो जो अंग्रेजी में बोले उसको तो आप सही समझ लेते। राष्ट्रपति भवन से या प्रधानमंत्री कार्यालय से ये उम्मीद तो की ही जा सकती है। हम सीधे न राष्ट्रपति के ऊपर बोल रहे हैं न ही प्रधानमंत्री के ऊपर बोल रहे हैं। लेकिन जो आपने जैसा कहा अनिल जी कि सलाहकार कौन है या कौन मीडिया को ऐसी बातें दे रहा है, मीडिया तक अपनी बात पहुंचा रहा है, उसको भी अगर देखा जाए तो वो क्या सही सलाह दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अनिल जी प्लीज। चीज कहूंगा कि मीडिया में जो दे रहा है, जो ले रहा है, उसके बारे में भी आप बोलिए जी। आप ये सिर्फ उनको मत बोलिए, सारा एक इकोसिस्टम जिसको अंग्रेजी ये शब्द ज्यादा प्रचलित किया प्रधानमंत्री ने ही, ये पूरा एक इकोसिस्टम है। वो जो दे रहा है और ले रहा है, जो ग्रहण कर रहा है, जो पात्र है और जो क्या कहते हैं दान देने वाला है, दोनों कुपात्र है। मतलब ये तो मैं हिंदी में बोल रहा हूं, इसमें अंग्रेजी करने की इसको जरूरत नहीं है। दोनों कुपात्र हैं जो भारतीय जो लोकतंत्र की परंपरा है
और मीडिया की जो परंपरा है उससे नावाकिफ तो है ही, उसको बर्बाद करने पर तुले। यानी ये कोई मुद्दा है और जिस तरह से ले लिया, अभी देखिए वो बातचीत उन्होंने, सोनिया गांधी ने तो उनको बुला करके स्टेटमेंट दिया नहीं, और उनका कोई स्टेटमेंट नहीं, दो बातचीत कर रहे हैं। अब सोच लीजिए कि स्तर क्या है। इकोनॉमिक सर्वे आया है, ट्रंप भगा रहा है, खोज करके सबको भेज रहा है, क्या कहते हैं, डिपोर्ट कर रहा है, और उसके बाद हमारा जो है डीप सीक का पूरा दुनिया चर्चा कर रही है, और यहाँ का मीडिया जो है सो ये जो है सो क्या कहते हैं, सोनिया गांधी और आपस में जो बातचीत कर रही है उसमें तुला हुआ है। डूब मरने का समय आ गया है, मैं आपको कहूंगा एज ए जर्नलिस्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है और जिसको समझने की जरूरत है। जरा आना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, राष्ट्रपति भवन से भी क्लेरिफिकेशन नहीं बल्कि इस पर हमला है सोनिया गांधी के बयान पे, और कहा जा रहा है कि वो ऐसे नेता जो हिंदी भाषी नहीं हैं इसलिए ऐसा वो समझ नहीं रहे हैं। और नेता कौन है? जो बातचीत 3 लोग कर रहे थे आपस में, और उस बातचीत को दूसरे ढंग से पेश करने की कोशिश, लेकिन साथ साथ ये भी है कि आपने अपमान किया। क्या कहेंगे? अब मुझे लगता है कि राजीव जी वो प्रधानमंत्री तो खैर अपमान करते ही रहते हैं राष्ट्रपति का, लेकिन ये राष्ट्रपति खुद अपने अपमान पे उतारू हो गई हैं, यही कहा जा सकता है। इतना ज्यादा अपमान हुआ तो वही सीट चुन लो जहां से अब चुनाव लड़ना है लोकसभा का। आरोप प्रत्यारोप पे ही अगर राष्ट्रपति उतरेगा, मुझे लगता है कि 70 सालों में राजीव जी जितना ह्रास हुआ है राजनीति का, वो सिर्फ प्रधानमंत्री के पद का ही नहीं हुआ, राष्ट्रपति का भी हो गया है। 70 सालों में पहली बार है कि राष्ट्रपति के कार्यालय से इस तरीके का कोई जो है वो वक्तव्य जारी किया जा रहा है। इससे पहले किसी राष्ट्रपति ने इस पद की गरिमा इतनी नहीं गिराई है जितना द्रौपदी मुर्मू जी गिरा रही है। ठीक है, नमक खाया है उन्होंने गुजरात का, तो वो कर्ज अदा करें गुजरात के नमक का, जो कहा था उन्होंने गुजरात में जाकर, वो कर सकती हैं, करें व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन एक राष्ट्रपति के तौर पे कम से कम ये ध्यान रखें कि वो राष्ट्रपति हैं, उस पद की गरिमा का ध्यान रखें। और वो तो अच्छा है, राजीव जी तब भी बहुत सुलझी हुई महिला लगती हैं राष्ट्रपति महोदया, उन्होंने वक्तव्य जारी करा दिया। कहीं राजस्थान के गवर्नर जैसी होती तो ताल ठोक के मैदान में आ जाती। आज देखिए वायरल हो रहा है राजस्थान के गवर्नर का, जो विधानसभा में उनकी जो बहस हो रही है गोविंद सिंह डोटासरा से, वो आप देखिए किस तरीके से वो जो अभिभाषण पढ़ रहे हैं और अभिभाषण बीच में रोककर जो है वो ताल ठोक के एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा को। तो गिरा सिर्फ प्रधानमंत्री का ही पद की गरिमा नहीं गिरी है राजीव जी, हर संवैधानिक पद की गरिमा इन 10 सालों में गिरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में सब कुछ गिरा है, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा भी गिरी है और सब कुछ गिरा है। तो ये प्रधानमंत्री का कहना एकदम बिल्कुल सही है, और मुझे लगता है शायद 10 वर्षों में पहली बार प्रधानमंत्री शायद कुछ सच बोले हैं कि सब कुछ गिर रहा है और प्रधानमंत्री सब कुछ देख रहे हैं। अब प्रधानमंत्री का ये कहना राजीव जी कि साहब 10 वर्षों में पहली बार है कि मतलब कोई विदेशी चिंगारी नहीं भड़की। अब इतना कमजोर प्रधानमंत्री अगर 10 वर्षों से राजीव जी हम लोग झेल रहे हैं, मैं यही शब्द इस्तेमाल करूंगा कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री जिसके रहते हुए विदेशी चिंगारी जो है हर संसद के सत्र के पहले आ जाती है, तो ये देश तो बहुत ही असुरक्षित हाथों में है। तो ये तो प्रधानमंत्री ने खुद स्वीकार किया है। तो ये प्रधानमंत्री किस तरीके के हैं, ये तो प्रधानमंत्री यानी किस तरीके के, लेकिन मुझे तो देश को लेकर चिंता हो रही है कि देश कितने असुरक्षित हाथों में है। अगर ऐसा ही प्रधानमंत्री बना रहा, पुराना खासता जैसे चीन के बारे में बार बार बातें आती रहती हैं कि कभी भी हमला कर सकता है, कुछ कर सकता है, तो देश का क्या होगा? इसका मतलब देश सही हाथों में नहीं है। ये बहुत चिंता का विषय है। नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को सोचना चाहिए कि उन्होंने कैसे लोगों के हाथ में ये देश जो है सौंप दिया है। उन्हीं की वजह से ये जो है ऐसे हाथों में देश है, कमजोर हाथों में। तो ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री इस देश को नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी अपने अंदर विचार करे कि उसने ऐसा कमजोर व्यक्ति जो है वो क्यों प्रधानमंत्री बना दिया, जो 10 साल से जो है इस देश के अंदर जो विदेशी चिंगारी जो भड़कने दे रहा है और जानता हुआ है, मुझे मालूम है कि 10 साल से जो विदेशी चिंगारी भड़क रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद को बहुत राष्ट्रवादी कहते हैं। तो ये राष्ट्रवाद का तकाजा है कि कम से कम ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ना दे, जो 10 साल से जो है ये देख रहा है कि हर संसद सत्र के पहले जो विदेशी चिंगारी आ जाती है। तो बीजेपी के अंदर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। कुल मिला के राजीव जी ये है कि मोदी जी का असली खेल जो है वो सामने आ गया है, क्योंकि बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, चाहे वो आर्थिक मोर्चे हो, चाहे वो सांस्कृतिक मोर्चे हो, चाहे धार्मिक मोर्चे हो, और चाहे जो है वो विदेश जिसका जिक्र कर रहे थे उसके मोर्चे हो। क्योंकि आज वही हम लोगों ने जिक्र किया था, आपने जिसका हवाला दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे धमकी दी है कि ब्रिक्स देश जिनमें भारत और चीन दोनों शामिल हैं, कि अगर वो डॉलर में
के बजाय किसी दूसरी मुद्रा में व्यापार करना चाहते हैं या वो डॉलर को की अवहेलना करना चाहते हैं, तो वो बाय बाय अमेरिका कह दें और 100% टैरिफ के लिए तैयार रहें। ये साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। तो ये मोदी जी के मित्र जो हैं उन्होंने कहा है। तो मोदी जी ने जाके नारे लगवाए थे कि अब की बार ट्रंप सरकार उस बार तो नहीं आ पाई ट्रंप सरकार, और आ गई है ट्रंप सरकार। तो मोदी जी बताएं, मुझे वहां से डिपोर्ट करने की बात हो रही है, जैसे कोलंबिया और मैक्सिको में भेज दिए थे डोनाल्ड ट्रंप ने हवाई जहाज प्रवासियों को लेकर। तो जो बताया जा रहा है कि 90,000 जो है अवैध भारतीय प्रवासी हैं वहां अमेरिका में, उनको भी इसी तरीके से डिपोर्ट किया जाएगा, जिनमें से 45,000 गुजराती हैं। ये 45,000 गुजरातियों को लेकर अगर हवाई जहाज आएंगे तो हमारे विश्व गुरु जो है उन हवाई जहाजों का माला लेकर स्वागत करेंगे या वापस फिर भेज देंगे अमेरिका? तो बताना चाहिए प्रधानमंत्री को। तो ऐसे सवालों के राजनीति जो है उन पर जवाब ना देना पड़े। विदेश के मसले पे, चूंकि विदेश का इसीलिए उन्होंने नाम लिया ताकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज सुबह सुबह धमकी दी है उस पर प्रधानमंत्री को कोई जवाब सदन के अंदर ना देना पड़े कि अमेरिका में क्या चल रहा है और कितने भारतीय जो हैं वो उनकी रोजी रोटी और उनकी जो जीविका है और उनका जो सम्मान है वो अमेरिका में खतरे पर है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने दोस्त से कहकर इन चीजों को रुकवाएं। ये सवाल संसद में उठे, तो इसलिए जो ये सब जानकारी की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ यहाँ पे आखिर क्यों नरेंद्र मोदी ने इस पूरी, क्योंकि इसके बाद नरेंद्र मोदी ने जो दिल्ली में चुनाव प्रचार किया है उसमें सीधे सीधे जो भाषण दिया, भाषण का आधा से ज़्यादा हिस्सा इसी पर था कि कैसे आदिवासियों का, गरीबों का कांग्रेस अपमान करती है और कैसे सोनिया गांधी ने बोला है एक मुद्दे को लपकने की कोशिश सदन के अंदर, सदन के बाहर। लेकिन कल जब सदन के अंदर बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण, उसके बाद क्या होगा? और सबसे बड़ी चीज़ कि जो उधर भगदड़ के कारण प्रयागराज में घटना घटी है, महाकुंभ की घटना, उसका कितना असर होगा? क्या बिल्कुल सब कुछ वैसे ही शांतिपूर्ण जैसे दबाए रखने की कोशिश हो रही है वैसा ही होगा, या यहाँ संसद में जो सांसद, विपक्षी सांसद हैं वो इस मुद्दे को और आगे ले जाएंगे? क्या कुछ होने जा रहा है जरा समझते हैं शकील जी से, क्योंकि शकील जी लगातार संसद की कार्यवाही को आज भी कवर कर रहे थे, कल भी कवर करेंगे। शकील जी, दोनों सदनों में क्या कुछ हम देखने जा रहे हैं? भविष्यवक्ता तो आप हैं नहीं, लेकिन एक पत्रकार के नाते जरा ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज कि लोकसभा में विपक्ष मजबूत है, राज्यसभा में भी विपक्ष मजबूत है, और अभी अभी विंटर सेशन गया है जहां हंगामेदार ये सेशन रहा था। क्या अब ये अगला सत्र भी वैसे ही रहने जा रहा है, और इसका कितना असर आप देख रहे हैं जो आज घटना घटी है उस पर, उसका? देखिए, समझा यही जा रहा था कि कल जब बजट पेश होगा तब से हंगामा शुरू होगा, क्योंकि सरकार के पास बजट में देने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए आपने आज देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मीडिया के साथ अपने संबोधन की शुरुआत करी, उसमें उन्होंने मिडिल क्लास और गरीबों के लिए मां लक्ष्मी से मांगा। देना उनको है, मां लक्ष्मी से वो मांगता है जो देने में खुद समर्थ न हो, लेकिन जिसके पास सत्ता है वो उनसे कह रहा है कि आप इनके लिए कुछ कीजिए। तो उम्मीद यही थी कि कल से होगा, लेकिन आज खुद प्रधानमंत्री ने, खुद राष्ट्रपति भवन ने और बीजेपी के नेताओं ने आज ही से एक ऐसा हंगामा शुरू कर दिया जिसका कोई वजह नहीं है। देखिए, होता क्या है कि देश का नेतृत्व ऐसा होता है, और पिछले 70 साल से ऐसा था, जो देश की सामूहिक चेतना को ऊपर ले जाता है। आप कल्पना कीजिए, अगर 1947 में देश इनके हाथों में आ चुका होता तो आज क्या होता? ये कभी कोई सर्वे करना चाहिए किसी को कि जो आज IIT है, आज जो मेडिकल वाले हैं, आज जो आर्थिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जो 1947 के बाद पढ़े हैं IIT में, एम्स में, वो लोग अगर कहें कि वो इस नेहरू ने स्थापित नहीं किए होते तो क्या आज वो सब उतना पढ़ पाते? तो ये देश के जो सामूहिक बौद्धिकता है, सामूहिक चेतना है, उसको नीचे की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं इन मुद्दों के जरिए। जनता के बीच आप विमर्श कैसा पैदा करते हैं? नेहरू पैदा करते थे साइंटिफिक टेम्पर का, आज एक बात फिर से हो गई, जब से चीन का डीप सिक आया है देश में फिर ये सवाल पैदा हो गया कि भारत की लैब की हालत क्या है। सबसे खराब हालत है भारत के लैब की। वहां पे आवंटन लगातार कम किया जा रहा है, कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही है, और आप कह रहे हैं कि हम 10 महीने के अंदर हम भी कोई अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का
कोई बना के रख देंगे सामने। अरे आपको जो बेसिक सुविधाएं साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए देना चाहिए वो आप नहीं दे रहे हैं। आज जो आर्थिक सर्वेक्षण आया उसके बारे में बड़ी गंभीर बातें हैं। मनरेगा जिसको जीवन रेखा माना है सरकार ने खुद, ग्रामीण क्षेत्र की, उसका आवंटन कम, 27% श्रमिकों को उससे बाहर कर दिया इन्होंने। और सबसे गंभीर बात, आप कह रहे हो कि विदेश से कोई चिंगारी नहीं आई। चिंगारी आप तो विदेशों के साथ आयात बढ़ाते जा रहे हो। चीन से लगातार आयात बढ़ रहा है। चीन भारत के अंदर घुस के अपने गांव बसा रहा है, हमारे लोगों को मार रहा है। और $102 बिलियन का पिछले साल का रिकॉर्ड था आयात का, जो हम वहां से मंगा रहे हैं। इस साल वो टूटने जा रहा है और $102 बिलियन से ऊपर जा रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है, आप जो कह रहे थे कि संसद में क्या होगा, उससे पहले आज इन्होंने शुरू कर दिया ये सब। राष्ट्रपति को जिस विवाद में इन्होंने डाला है वो विवाद देश में कभी नहीं हुआ। देश में कैसे कैसे राष्ट्रपति हुए हैं इन्हें पता भी है कि नहीं पता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, के.आर. नारायणन, और आपने जो पिछला राष्ट्रपति बनाया था कोविंद, उन्हें एक कमेटी का काम सौंप दिया। पूर्व राष्ट्रपति कमेटियां में काम करते हैं कहीं? आपने उनसे कहा कि सारे चुनाव एक साथ कराओ, इस कमेटी को आप संचालित करोगे। तो स्थिति देखिए बहुत खराब है। और संसद का जो सत्र आज से शुरू हो गया, आज से माना जाएगा, वो बहुत ही हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस और पूरा विपक्ष इन सारे मामलों को छोड़ने वाला नहीं है। बजट में क्या होगा क्या नहीं होगा ये कल देखेंगे, लेकिन सबको उम्मीद है और होना चाहिए सबसे पहले किसानों के लिए, उसके बाद मिडिल क्लास के लिए, उसके बाद बेरोजगारों के लिए महंगाई कम करने के उपाय, प्रोडक्शन बढ़ाने के उपाय। क्या ये सब होगा? बहुत कम इसकी संभावना लगती है, क्योंकि सरकार का जो उद्देश्य है वो है इशू से लोगों को भटकाना और इन्हीं सारे चीजों में उलझाए रखना। लक्ष्मी जी सदा सहाय, लक्ष्मी जी तो सदा सहाय हैं, मगर उसके लिए उपक्रम जो है हमको करना पड़ते हैं। बिल्कुल। लक्ष्मी जी भी ये बात कहती है कि निठल्ला जो बैठा हुआ है उसके लिए मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूं। तो प्रधानमंत्री जी आज जो है जिस तरह से उन्होंने बात कही, वो देश के लिए एक जो काम करने वाला प्रधानमंत्री होता है, जो कहता है मैं 16-18 घंटे काम करता हूं, क्या उसके अनुरूप है? देखिए, आज का इशू अपने आप में ये बताने के लिए पर्याप्त है कि देश को ये इन्हीं सारे इशू में कि पकोड़े बनाओ तो रोजगार बढ़ेगा, गैस के नाले से चाय बनाओ, और राडार जो है वो काम नहीं करेगा अगर बादल होंगे, इन्हीं चीजों में उलझाए रखना चाहते हैं। अभी एक बाबा का आपने सुन लिया होगा, वहां जो मध्य प्रदेश के हैं कि सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपको याद है कोविड में भी ये कहा था, वहां तो आरएसएस ने कहा था कि जो मरे हैं वो सीधे मोक्ष को प्राप्त कर गए। आप अपना काम नहीं करेंगे और लोगों के मरने पर उनके परिवार पर व्यंग्य भी करेंगे कि सीधे मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं आप। तो राजीव जी, ये संसद का सत्र बहुत ही हंगामेदार होगा और इसमें जो 2-3 खास मुद्दे होंगे, एक जिसको बीजेपी लगातार भुलाने की कोशिश कर रही है कि अंबेडकर का मुद्दा शायद कांग्रेस भूल जाए, विपक्ष भूल जाए, तो वो खत्म होने वाला नहीं है। कांग्रेस को लगातार उठाती रहेगी कि अंबेडकर के खिलाफ जो बोला है अमित शाह जी ने, उसके लिए उन्हें माफी मांगना होगी। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का। अभी एक लेटेस्ट आपको ये अपडेट और हम दे दें कि प्रियंका गांधी का जो है नांगलोई जाट में रोड शो शुरू हो गया है। प्रियंका आज पहली बार एंट्री कर रही हैं। और आज दूसरी जो खबर है चुनाव से जुड़ी हुई, वो भी बहुत जरूरी है कि संदीप दीक्षित लगातार आज जो है जंतर मंदिर पर बैठे रहे और अरविंद केजरीवाल का इंतजार करते रहे कि केजरीवाल जी यहां आए और उनसे उनकी 1-to-1 डिबेट हो जाए दिल्ली के मुद्दों के ऊपर। उन्होंने फोन भी किया संदीप दीक्षित ने, लेकिन वो नहीं आए। तो दिल्ली का चुनाव भी इंटरेस्टिंग हो रहा है, उधर लोकसभा संसद का सत्र भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री जी जिन इश्यूज को उठा रहे हैं, उसका न देश के विकास से कोई वास्ता है, न देश की समस्याओं से कोई वास्ता है। वो केवल लोगों को नॉन इशू में उलझाए रखने की एक कोशिश है। जी राजीव जी। बिल्कुल।
बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। कल से क्या कुछ होने जा रहा है इस पे इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, और साथ साथ जो लोकल इश्यूज हैं खासकर चुनाव के, उन इश्यूज की बात भी। और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी चर्चा के केंद्र बिंदु में, सेंटर पॉइंट में हैं। इन सब की चर्चा जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी थोड़ा और आगे बढ़ाइए जो बातें कह रहे थे यहाँ शकील जी, और सबसे बड़ी चीज की इकोनॉमिक इशू, बजट, देश की गरीबी, बेरोजगारी, इन सब का एक पूरा लेखा जोखा, देश को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर चर्चा। एक बहुत ही गंभीर विषय जब भी बजट की बात आती है तो। लेकिन उन सब से पहले जिस प्रकार आगाज हुआ है, क्या लगता है आपको कि आने वाला समय ऐसे ही जैसे अभी हम लोगों ने पिछले कई सत्र देखे वैसे ही रहने वाला है? देखिए, एक तो अभी प्रेसिडेंट हाउस का प्रेस रिलीज देखा मैंने जी। पहली बार देख रहा हूं कि राष्ट्रपति भवन पार्टी पॉलिटिक्स में उतर गए। देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, ये संवैधानिक अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी है संविधान के। इनका अपना एक प्रोटोकॉल है, मर्यादा भी है, लेकिन इनकी आलोचना हो सकती है। और जिस तरीके का आज मैं देख रहा हूं, मैंने कभी भी अपने जीवन में तो किसी भी राष्ट्रपति के कार्यकाल में ऐसा प्रेस रिलीज, ऐसा प्रेस कम्युनिके नहीं देखा जो कि पार्टी पॉलिटिक्स में उतर जाए। जो हमला कर रहा है, कांग्रेस पार्टी का नाम लेकर कर रहे हैं, तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये वो जो एक कमेंट है, उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण तो यही है कि राष्ट्रपति को अपने पद की मर्यादा भी नहीं है रखता। उनकी देखरेख में इस तरीके का कम्युनिके इशू हुआ होगा। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री मोदी सुबह जब पत्रकारों से बात कर रहे, भाषण दे रहे थे, तो वो जश्न मना रहे हैं कि विदेश से इस बार कुछ नहीं आया। किस बात का जश्न मना रहे हो? कि गुजरात के दंगों पे बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई बहुत दिनों से? क्या इस बात का जश्न मना रहे हैं कि वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, फाइनेंशियल टाइम्स में या न्यूयॉर्क टाइम्स में उनको डिक्टेटर नहीं कहा गया, या अडानी के खिलाफ कोई घोटाला उजागर नहीं हुआ? इस बात का वो जश्न मना रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में देश है, और इस तरीके के स्तर के अगर नेता होंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा कि इस देश का संवैधानिक मर्यादा और संसदीय मर्यादा को कैसे कायम रखा जाए। सवाल लौट फिर के दो ही है राजीव जी इस वक्त, बड़े सवाल, कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों की जवाबदेही है कि कुंभ में लोग कैसे मर गए। इतने लोग अचानक नहीं आ गए। वो 10 साल से पता था कि मौनी अमावस्या आएगी, 50 साल से पता है कि मौनी अमावस्या सबसे बड़ा शाही स्नान होता है, लाखों लोग आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं। अचानक नहीं आ गए, तो ये बदइंतजामी कैसे हुई? इसका जवाब संसद में देना चाहिए प्रधानमंत्री को। और जहां तक आर्थिक की स्थिति है, तो कल हम लोग बजट में देखेंगे कि जो आर्थिक चुनौतियां हैं वो उनको सरकार कैसे, और आर्थिक चुनौतियां हम आप नहीं बता रहे हैं, इन्हीं के सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण बता रहा है कि कहां कहां सरकार फेल हुई है। इन्हीं के सर्वे बता रहे हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिरा है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट गिरा है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो अगर रुपया मजबूत नहीं होगा डॉलर के खिलाफ, तो कहां से बढ़ाएंगे आप? जो भारत के कॉर्पोरेट हैं, जो ग्लोबल लोन ले रहे हैं, उनको लोन महंगा पड़ रहा है, तो वो लोन कैसे चुकाएंगे? और ट्रम्प अभी अमेरिका की इकोनॉमी में क्या करेगा जिसका सीधा असर यहां आएगा, ये तो अभी खुलना बाकी है।
ये फ्लडगेट जिसका इम्पैक्ट होगा, और उसने टैरिफ लगाएगा, अगर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएगा तो वो इम्पैक्ट होगा। लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा था मोदी जी को कि वो इधर उधर की बातें करके लोगों को चला लेंगे, लेकिन बेरोजगारी की समस्या इतनी बड़ी है देश में, आर्थिक असमानता बहुत बढ़ गई है। जिस तरीके का राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं जगह जगह जाके, उससे भी राजनीतिक चेतना बढ़ रही है। दूसरी विपक्षी पार्टियां भी जो काम कर रही हैं उससे राजनीतिक चेतना बढ़ रही है। लोगों में नाराजगी है, कुंभ में हुई घटनाओं को लेकर बेहद नाराजगी है, और इन सब का जवाब देना पड़ेगा। ये कोई इधर उधर घुमाने से, कोई स्पिन करने से, किसी का राहुल गांधी का कोई वीडियो उठा लिया आपने, सोनिया गांधी का वीडियो उठा लिया, लालू प्रसाद यादव ने ये कह दिया तो उसका वीडियो उठा लिया आपने, इससे काम नहीं चलने वाला है। लोग अब आपसे आपकी विफलताओं का जवाब मांगेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आपकी विफलताओं का जवाब मांगेंगे, और बिल्कुल मांगेंगे, और बहुत जल्द मांगेंगे। ये सारी चीज़ें, और ख़ासकर आप देखिए, चाहे ये चुनाव का, इसके बाद बिहार का चुनाव भी होगा, लेकिन ये साल, और ख़ासकर जब बिहार की हम बात कर रहे हैं तो कल शायद नीतीश बाबू भी कुछ उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि बिहार को स्पेशल पैकेज मिल जाएगा। बिहार को स्पेशल पैकेज की मांग वो लगातार करते रहे हैं, लेकिन हर बार झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। क्या फिर से कल नरेंद्र मोदी जी झुंझुना पकड़ाएंगे या कुछ और उनको मिलने जा रहा है? अनिल जी, ज़रा एक बार फिर से आना चाहता हूँ, कैसे देखते हैं आप यहाँ पर ये दोनों जो बैसाखियाँ हैं, जिनके बारे में अभी अमलेंदु उपाध्याय जी जब अपने वक्तव्य में थे बोल रहे थे कि इन लोगों को सोचना चाहिए कि इस सरकार को चलने देना है या नहीं चलने देना है, लेकिन इन दोनों बैसाखियों को कितनी उम्मीदें हैं या होंगी कि वो आगे साथ दें? नहीं, देखिए, ये मतलब उनसे उम्मीद मत करिए। इतिहास उनको याद रखेगा कि इतना इस तरह के रेजिम को उन्होंने सपोर्ट किया। और हमको लग रहा है क्या कि नीतीश जी की तो हालत ऐसी है कि आप इतिहास से कुछ मांगना भी नहीं चाहते होंगे। अभी उनका देख रहे हैं क्या कि अभी तो फिर से चला है, उन्होंने ताली बजा दी। इसका गए थे एक ये में क्या कहते हैं उनको गांधी जी को ये करने वाला प्रोग्राम में, उनके उसके बाद वो मौन के बाद उन्होंने ताली बजा दी, और उस पर वहाँ कमेंट हो रहा है। उनके तो सेहत और राजनीतिक सेहत दोनों के बारे में, मतलब जो स्वास्थ्य है उनका शरीर का और मन का, और इसके अलावा राजनीति का, दोनों बहुत बिगड़ा हुआ है। इसीलिए उनसे तो उम्मीद ही मत करिए। और चंद्रबाबू नायडू जो है वो, देखिए, हम लोग अब यहाँ पर कितना किसके बारे में कह सकते हैं, लेकिन एकदम भ्रष्ट, बाकायदा लिखा, मतलब है ही, ऑन रिकॉर्ड है, भ्रष्टाचार में लिप्त जो है ये राजनेता रहे हैं, कॉरपोरेट के बहुत ही चहेते रहे हैं। उनसे कोई उम्मीद मत करिए। उनका टाइप हो गया होगा जो ये से, लेकिन हमको लग रहा है क्या कि 5 साल उसके बाद भी लोग रहने देंगे, इसमें डाउट है। इन बैसाखियों के बाद भी लोग उनको टिकने देंगे, इसमें दिक्कत है। चाहे बिहार हो चाहे पूरे देश में हो, बहुत स्थिति खराब होने वाली है। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद नौकरियां जो सबसे प्राइम सेक्टर्स हैं उसमें नौकरियां बहुत जाएंगी, तो उसके बाद और बुरी हालत होने वाली है। तो लोग जो है, जिसकी तैयारी राहुल गांधी कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि लोगों को जो चेतना की बात कही उन्होंने, वो राजनीतिक चेतना फैला रहे हैं। और वो हमको लग रहा है कि हर इलेक्शन को वो एक इस तरह का मतलब मौका के रूप में देख रहे हैं, जिसमें कि लोगों की राजनीतिक चेतना विकसित हो और कांग्रेस जो है आइडियोलॉजिकली शार्पेन हो, उसमें उसको मजबूत बनाया जाए कांग्रेस को। ये वो लगातार कर रहे हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। हमको लग रहा है कि ये जो नई कांग्रेस है, मैं अब उसको कांग्रेस नहीं कहूंगा, सिर्फ नई कांग्रेस जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में, उसी से राजनीति में किसी तब्दीली की उम्मीद की जा सकती है। और इसके लिए सारे मतलब इंटेलेक्चुअल्स और सब लोगों को मिल के उसमें सोचना चाहिए, क्योंकि हालात बहुत, ये इकोनॉमिक सर्वे और बजट पर मत जाइए, क्योंकि इस सरकार ने एक चीज किया है कि जितने इंस्टीट्यूशंस थे ट्रांसपेरेंसी वाले, जो कि आपको इन्फॉर्म करते थे, सेंसस हो चाहे स्टैटिस्टिक्स का हो चाहे वो सर्वेज का हो, सबको ध्वस्त कर दिया है। अब आपके पास डेटा भी नहीं है। ये तो इंटरनेशनली लोग मानते हैं कि भारत सबसे
मतलब आंकड़ों के बारे में सबसे गरीब देश है। यहाँ कुछ मिलता ही नहीं है, जानकारी मिलती ही नहीं है, और ये 10 साल में तो और हुआ है। तो इसीलिए इस पर मत जाइए क्या आंकड़े में कह रहे हैं, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है और इसकी तैयारी करनी चाहिए लोगों को। बिहार में भी वही लोग करेंगे। नीतीश जी पर कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है, ये मैं बार बार आप कह रहा हूं। जी, नीतीश जी पर भरोसा करें ना करें, लेकिन वो बापू को कल श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद ताली क्यों बजा रहे थे, ये लोग पूछ रहे हैं। खैर, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि क्या अमलेंदु उपाध्याय जी, क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके पास, और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं, जिसमें देखिए एक बातचीत, वार्तालाप, और वो आधिकारिक तौर पे भी हो तो उसमें गलती कुछ नहीं है। सोनिया गांधी जी ने क्या गलत कहा कि मोदी जी लपक लिए, और वहीं से हम भी इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि देश जा किधर रहा है। आखिर इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बता रहा है कि देश को आप किस दिशा में ले गए हैं, और कल जब आप बजट पेश करेंगे तो ये इंतजार रहेगा कि शेयर बाजार नीचे जाता है या ऊपर आता है। और आप याद कीजिए, पिछले 10 साल से हम लोग यही देख रहे हैं, शेयर बाजार नीचे जाता है, नरेंद्र मोदी और उनका पूरा कुनबा शेयर बाजार को ऊपर उठाने के लिए अपने ढंग से वक्तव्य देता है। कल भी यही होगा, आप लोग लिख के रख लीजिए दोस्तों। शेयर बाजार नीचे जाएगा, फिर आएंगे नरेंद्र मोदी जी, भाषण देंगे, थोड़ा उठाएंगे, बाजार पर भरोसा जताने की कोशिश की लोग जो खरीदार हैं खरीदें। क्या लगता है अमलेंदु जी, क्लोजिंग? एक तो राजीव जी, जो शेयर बाजार का मसला है, वो आज जो आर्थिक सर्वे आया है, बाजार को उससे आहट मिल गई है कि कल बजट कैसा होगा, और कल जब खुलेगा तो लाल निशान पर खुलेगा। सुबह से ही आप उसको देख सकते हैं, और बजट जब आएगा उसके बाद वो और नीचे जाएगा, ये साफ तौर पे जाहिर हो जाएगा। चूंकि विदेशी मुद्रा भंडार जो है, वो विदेशी निवेशक जो अपना पैसा निकालेंगे और पहले से निकाल रहे हैं, लगातार निकाल रहे हैं, और लगातार जो है वो जो निवेशक हैं उनको जबरदस्त तरीके से नुकसान हो रहा है। तो ये तो निश्चित तौर पे होगा, चूंकि ये अर्थव्यवस्था जो है, ये जैसा कि मोदी जी के जो पार्टी के ही नेता हैं और मोदी से सीनियर है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, वो कई बार कह चुके हैं कि अर्थव्यवस्था की समझ ना नरेंद्र मोदी को है ना निर्मला सीतारमण को है। तो बहरहाल ये भारतीय जनता पार्टी का अंदर का मसला है कि किसको अर्थव्यवस्था आती है कि समझ है और किसको नहीं है। लेकिन किसी को आती हो ना आती हो, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है तो ये जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की बनती है कि देश सही रास्ते पर जाए, गलत रास्ते पर नहीं जाए। और अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश गलत रास्ते पर जा रहा है तो नरेंद्र मोदी तो ठीक है, अपना मौज ले रहे हैं, प्रधानमंत्री बने हुए हैं 10 वर्षों से, और जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, झोला उठा के, फकीर आदमी है क्या है, कहीं भी चले जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो रहेगी, या नरेंद्र मोदी इसको भी विसर्जित करके जाएंगे। तो अगर बीजेपी को लगता है कि वो एक पार्टी के तौर पर रहेगी नरेंद्र मोदी के बाद भी, तो ये बीजेपी को तय करना है कि उनका प्रधानमंत्री कौन हो, किस तरीके का हो, और किस तरीके से देश आगे जाए राजीव जी। तो ये बीजेपी को अंदरूनी तौर पर तय करना है। लेकिन जो आपने कहा कि वही जो उनकी नेताओं की आपस की बातचीत थी, तो बातचीत क्या थी? यही थी ना कि वो बहुत पुअर, मतलब थकी हुई दिख रही थी। अगर हिंदी में उसकी अनुवाद कर लिया जाए, बहुत थकी हुई दिख रही थी। तो ठीक है, कल संसद में खड़े होकर लोग कहेंगे कि राष्ट्रपति का भाषण जो था बहुत उबाऊ था, और जो नरेंद्र मोदी ने लिख कर दिया उसी को पढ़ दिया उन्होंने। तो अब क्या निकाला जाएगा फिर ये संसद की कार्रवाई से? तो ये भी होना चाहिए। और इससे पहले क्या इन्हीं राष्ट्रपति के लिए क्या ये नहीं कहा गया है सदन के अंदर कि जो सरकार ने लिख के दिया वही कहा? क्या इस पर संशोधन नहीं आए और आगे नहीं आएंगे, या अब संशोधन आना बंद हो गए हैं? क्योंकि जिस तरीके से जेपीसी बन रही है, और जेपीसी पर जिस तरीके से एक एक सांसद जो 2-2 जेपीसी में चला जा रहा है, जयराम रमेश ने उस पर सवाल उठाए हैं, तो क्या इसी तरीके से अब राष्ट्रपति जो आकर भाषण पढ़ेंगी लिखा हुआ, तो उसको जो मान लिया जाएगा गीता का वचन मानकर? अब यह करना है क्या? अब गीता की जगह राष्ट्रपति का अभिभाषण जो वो गीता हो जाएगी। तो अगर ऐसा है तो नरेंद्र मोदी घोषणा करें कि अब गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति आकर जो अभिभाषण देंगे उसको गीता मानकर सिर माथे पर लगा लो जी। क्योंकि नरेंद्र मोदी धर्माचारी भी है सबसे बड़े। तो ये राजीव जी एक तरीके से जो देश की संसदीय प्रणाली है उसको कुचलने का एक कुत्सित प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है कि राष्ट्रपति के विषय में आपने ऐसा क्यों कह दिया। राष्ट्रपति की इससे तीखी आलोचना होनी चाहिए, और जो बजट पर बहस हो तो उसमें तार कर देना चाहिए राष्ट्रपति के पूरे भाषण को कि मिथ्या वाचन था और सब कुछ जो था वो सरकार के प्रशस्ति था। राजीव बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत कुछ हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण, आज का अभिभाषण, और कोई भी सरकार रहे, राष्ट्रपति जो
उनका जो अभिभाषण होता है पहले से लिखा हुआ, कैबिनेट से पास किया हुआ, और उसको पढ़ती हैं या पढ़ते हैं राष्ट्रपति, लेकिन उसके बाद राष्ट्रपति थक जाती हैं तो बातें तो होंगी ही, और उनकी चर्चा क्यों नहीं हो, इस पे खूब चर्चा होती है। उसमें से बहुत सारे शब्दों को, बहुत सारे पैराग्राफ को, जैसा प्रशांत जी भी बता रहे थे, काटा जाता है, हटाया जाता है, उसकी आलोचना भी होती है। आखिर यहाँ कोई आलोचना हो गई तो क्या, कोई पाप कर लिया किसी ने? बात फिर होगी वहीं की, प्रयागराज की, जो हुआ है वहाँ। चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ प्रशांत टंडन जी, आपका, अमरेंद्र उपाध्याय जी, शकील अख्तर जी, अनिल सिन्हा जी, और साथ में जुड़े थे सुनील शुक्ला जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो जुड़े रहे।